आज हम मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। अब मौर्य प्रशासन के अंदर क्या था कि शक्ति जो थी वो केंद्रीकृत थी, यानी राजा के अंदर शक्ति थी। लेकिन राजा क्या होता था, निरंकुश नहीं होता था। निरंकुश का मतलब वो अपनी मनमानी नहीं करता था। अब कौटिल्य ने जो है राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। ठीक है, तो इन 7 अंगों को याद करने के लिए हम याद रख लेंगे राज। राज नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है डी, के, एस, एम। तो 7 अंगों में पहला होगा राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, अगला जो है दुर्ग, कोस, सेना और मित्र। यानी अपने इस किताब के अंदर जो है एक छोटा प्रश्न आता है और एक लगभग 3-4 नंबर का प्रश्न आता है। तो अब जो छोटा प्रश्न जो आएगा उसके अंदर ऐसा आएगा कि कौटिल्य के अनुसार जो है राज्य के कितने अंग हैं। तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि राज्य के 7 अंग हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस और सेना। अब एक छोटा प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उपदा परीक्षण क्या है। तो ध्यान देना कि मुख्यमंत्री और पुरोहित, इनको जब राजा चुनते हैं तो उनके चरित्र जो है, उनके चाल चलन जो है, उनकी भली भांति जांच करते हैं कि ये लोग किस प्रकार के हैं। तो ये प्रक्रिया उपदा परीक्षण कहलाती है। अब हमारे 2 प्रश्न बन गए हैं। पहला प्रश्न बन गया है कि राज्य के कितने अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं, उनके नाम बताने। दूसरा प्रश्न छोटा आ सकता है, उपदा परीक्षण किसे कहते हैं। तो मुख्यमंत्री और पुरोहित को जो चुनते हैं, वो जो प्रक्रिया जो होती है वो उपदा परीक्षण कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं कि भाई 3 या 4 नंबर का, कि मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताइए। तो अब छोटे प्रश्नों में क्या आ सकता है कि अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख है। तो हमें बताना है 18 विभागों का उल्लेख है। प्रश्न छोटा आ सकता है, तीर्थ किसे कहते हैं। तो हमें उत्तर देना है अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। ये तीर्थ हरिद्वार वाले वो नहीं है, ये तीर्थ जो है विभागों को कहा गया है। अब महामात्र किसे कहते थे। तीर्थ के जो अध्यक्ष होते थे उनको हम महामात्र कहते हैं। अब जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ जो है उनमें देखो, मंत्री आता है, पुरोहित आता है, सेनापति आता है, युवराज आता है। दोबारा ध्यान दीजिए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ कौन कौन से हैं। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। अब अगला प्रश्न आ सकता है हमारे समाहर्ता के बारे में। ऐसे छोटे प्रश्न कई बार आता है कि समाहर्ता किसे कहते हैं। छोटे प्रश्नों के अंदर है कि जितना भी राजकाज के जो पैसे वगैरह जो है उनको एकत्र करना, आय व्यय कितनी इनकम हुई है, कितना खर्चा हुआ है, इसका रिकॉर्ड रखना, पूरे वर्ष भर की बजट तैयार करना, ये काम जो है समाहर्ता का होता था। तो आप पे प्रश्न आ सकता है कि समाहर्ता किसे कहते हैं, बताइए। तो राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, ये समाहर्ता के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, सन्निदाता के बारे में बताइए। तो ध्यान दीजिए, विभिन्न भाग जो है साम्राज्य के अंदर, वहाँ पर कोष गृह और अन्नागार बनाना। कोष गृह का मतलब होता है जहाँ संपत्ति वगैरह रखना, और अन्नागार का मतलब होता है जहाँ अनाज वगैरह रखने के लिए गोदाम वगैरह बनाना। ये कार्य जो थे ये सन्निधत्ता के थे। अब प्रश्न आ सकता है, अर्थशास्त्र के अंदर जो है कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। तो 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। छोटे प्रश्नों में ऐसा भी आ सकता है कि शीताध्यक्ष जो है इसका संबंध किससे है, कृषि से है। पणियाध्यक्ष जो है इसका संबंध किससे है, व्यापार से है। सूत्राध्यक्ष जो है इसका संबंध किससे है, कताई और बुनाई से है। लूनाध्यक्ष का संबंध किससे है, बुचड़ खाने से है। विविधता अध्यक्ष का संबंध किससे है, तो चारागाह से है। लक्षणाध्यक्ष का संबंध किससे है, मुद्रा जारी करने से है। इसके अलावा भी कई तरह के पद थे। मुद्रा अध्यक्ष थे, कोतवाध्यक्ष थे, बंदनागारा अध्यक्ष थे। आठवीं वन विभाग के जो प्रमुख जो थे वन से संबंधित, वो लोग इसके अंदर आते हैं। युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। इनके नीचे जो है छोटे स्तर के कर्मचारी जो है वो कार्य करते थे। अब अगला प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि मौर्य काल के प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताइए। जैसे हमने पहले केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखा था, अब प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ध्यान देंगे, सम्राट अशोक जो था, ठीक है, उस समय पूरा जो मौर्य साम्राज्य जो था
वो 5 प्रांतों में बंटा हुआ था। कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 5 प्रांतों में। ये उत्तरापथ जो है, ये था तक्षशिला, ये जो पाकिस्तान के पास वाला जो भाग जो है यहाँ तक। अवंती राष्ट्र यानी उज्जैन, ये मध्य प्रदेश के पास वाला भाग जो था, ये भी मौर्य प्रशासन के अंदर आता था। कलिंग या तोसली, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र भी जो है ये मौर्यों के शासन के अंदर आता था। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी यानी आंध्र प्रदेश के नीचे वाला जो भाग जो है, यहाँ भी जो है मौर्य प्रशासन का अधिकार था। मध्य देश पाटलिपुत्र बिहार वाला जो भाग जो है, यहाँ पर भी जो मौर्यों का अधिकार था। तो अशोक के समय जो है हम जान क्या समझे, 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है जिनके नाम अभी बताए गए हैं। इस प्रकार एक बड़े भाग के अंदर जो है मौर्यों का जो है अधिकार था। अब ये जो शासन जो था, या तो कुमार या आर्यपुत्र नाम के जो अधिकारी जो थे उनके द्वारा किया जाता था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रांत जो था वो विषयों में बंटा हुआ था, जो विषयपतियों के अधीन होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी जो था वो स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन था। अब एक बार ऐसा समझने को सीखिए, जैसे अभी हम देखते हैं, अभी वर्तमान में प्रांत का मतलब क्या हो गया, हमारे जो राज्य जैसे राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, उस प्रकार से। अब हमारी आज क्या व्यवस्था है कि पहले राज्य है, फिर डिस्ट्रिक्ट जिला है, जिले के बाद में तहसील है, तहसील के बाद में वगैरह गांव वगैरह ये आते हैं। तो उस समय जो व्यवस्था जो थी, उस समय पहले तो प्रांत थे, प्रांत के नीचे जो थे वो थे विषय, प्रांत से छोटे, और विषय से छोटे जो थे वो थे जिले, और जिले के बाद में जो है 10 गांवों का समूह होता था, जिसे गोप कहते हैं, ये होते थे। और इनके अलग अलग अधिकारी होते थे जो यहाँ की व्यवस्था को देखते थे। अब हम ध्यान देंगे कि जिले विषय जो है ये किन के अधीन था, विषयपतियों के, यानी विषयपति जो थे इनके प्रमुख अधिकारी थे। इसी प्रकार हम देखते हैं जिला जो है, यहाँ के जो प्रमुख जो थे, ये प्रशासनिक अधिकारी जो थे, जैसे आजकल कलेक्टर होता है, तो उस समय जो थे स्थानिक होते थे। और ये स्थानिक जो थे ये किन के अधीन काम करते थे, समाहर्ता के नीचे काम करते थे। सबसे छोटी इकाई जो थी वो गोप थी, और ये गोप के अंदर क्या होता था, 10 गाँव का गांव संभालने वाले अधिकारी लोग आते थे। अब इसी प्रकार हम देखेंगे समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानीय गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों को जांच करता था। तो इस प्रकार से विभिन्न अधिकारी होते थे, और उनके नीचे काम करने के लिए अनेक प्रकार के लोग होते थे। नगर शासन भी, नगर किस प्रकार से बंटा हुआ था, तो अब यहाँ ध्यान देना कि सेल्यूकस निकेटर ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था, और उसका नाम था मेगस्थनीज। अब मेगस्थनीज जो है वहाँ मौर्य शासन के समय में जो नगर जो था उनके बारे में बताता है। क्या बताता है कि नगर का शासन प्रबंध जो है 30 सदस्यों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, 30 सदस्य थे, और ये 30 सदस्य जो है कितने समितियों में बंटे हुए थे, 6 समितियों में बंटे हुए थे। 6 समितियों में ये बंटे हुए थे। अब समझ लीजिए 6 इंटू 5 30 होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य थे। तो इस प्रकार से नगर शासन जो है बंटा हुआ था मेगस्थनीज के अनुसार। अब जो ये बंटे हुए थे, ध्यान दीजिए, प्रथम समिति के बारे में पूछ सकते हैं। प्रथम समिति क्या कार्य करती थी, उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करती थी कि किस प्रकार से उद्योग धंधे चल रहे हैं, शिल्प जो भी निर्माण कार्य जो है, मूर्तियां वगैरह जो है उनके किस प्रकार से निर्माण हो रहे हैं उनका ध्यान करते थे। द्वितीय समिति जो थी ये विदेशियों की देखरेख करना, कोई भी विदेशी व्यक्ति जो बाहर से आए हैं उनकी देखरेख करने का काम इनके द्वारा किया जाता था। तृतीय समिति जो थी ये जन्म मरण का लेखा जोखा करना, कि कौन व्यक्ति पैदा हुआ है और किसकी मृत्यु हो गई है, उनका जो है नाम लिखना हटाना, ये कार्य इनका था। चतुर्थ समिति जो थी ये व्यापार और वाणिज्य को देखती थी कि किस प्रकार से व्यापार चल रहा है। पांचवी समिति जो है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करते थे कि जो वस्तुएं बन गई है उनको जो बेचा जा रहा है उनका निरीक्षण करना, ये इनका काम था। और छठी समिति जो है विक्रय मूल्य का 10वां भाग जो है बिक्री कर के रूप में वसूल करना। कहने का मतलब जो है 10वां भाग मतलब 1/10वां भाग जो है ये बिक्री करके यानी टैक्स के रूप में लेते थे, जो भी माल बेचा जाता था उसके अनुसार। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। तो हम क्या समझे कि 5 सदस्य प्रत्येक समिति में थे। कुल 6 समितियां थी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 30 हो गए थे। और इनके विभिन्न प्रकार के कार्य थे जो हमने अभी पढ़ा था। सैन्य व्यवस्था, ध्यान दीजिए, सैन्य व्यवस्था में भी वही बात है, 6 समितियां बनी हुई थी। प्रत्येक समिति के अंदर जो है 5 सदस्य थे, और ये 5 विभागों की देखरेख करते थे।
पैदल, जिसके अंदर पैदल सैनिक होते थे, अश्व, जिसके अंदर घोड़े के ऊपर सैनिक होते थे, हाथी, जिसके अंदर हाथी के ऊपर बैठे हुए सैनिक होते थे, रथ, रथ हम जानते हैं 2 घोड़े होते थे, पीछे रथ बना होता था, उसके ऊपर सैनिक होते थे, नौसेना, समुद्री सेना जो थी वो होती थी। अब छोटा प्रश्न आ सकता है कि अंतपाल किसे कहते हैं? तो सैनिक प्रबंध की देख रेख करने वाला जो अधिकारी जो होता है वो अंतपाल कहलाता है। और ये और क्या काम करता था? सीमांत जो क्षेत्र जो है उनकी व्यवस्था भी ये करता था। सीमांत का मतलब जो किनारे वाले जो सीमा के ऊपर जो राज्य वगैरह जो थे उन क्षेत्रों की भी ये देखभाल करता था। अब ध्यान दीजिए, मेगस्थनीज जो था उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। अपने प्रश्न आ सकता है इंडिका पुस्तक जो है किन के द्वारा लिखी गई है? तो मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। अब इससे क्या जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त जो राजा जो था उसके पास 6 लाख पैदल सेना, 50,000 अश्वारोह यानी घोड़े की सेना, 9,000 उसके पास हाथी थे और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। इतनी बड़ी सेना जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। और ये जानकारी हमें किससे मिलती है? इंडिका से मिलती है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी है। अब यहाँ वापस देखिए, अगर सैन्य व्यवस्था के बारे में प्रश्न आ जाए कि सैन्य व्यवस्था के बारे में लिखिए मौर्य काल के, तो 6 समितियों में बंटा हुआ था। प्रत्येक समिति के अंदर 5 जो सदस्य होते थे। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना इनकी प्रमुख सेना थी। अब छोटा प्रश्न अगर आ जाए कि अंतपाल किसे कहते हैं? तो सैनिक प्रबंध की देखभाल करने वाला और सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्था करने वाला जो है अंतपाल कहलाता था। प्रश्न आ जाए कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी थी। इंडिका पुस्तक से हमें सैन्य व्यवस्था के बारे में क्या जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में? तो 6 लाख पैदल सेना थी, 50,000 जो थी अश्वारोह सेना थी, 9,000 हाथी थे और 800 रथ थे। ये जानकारी हमें जो है मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक से प्राप्त होती है। अब न्याय व्यवस्था के बारे में ध्यान देंगे कि न्याय व्यवस्था कैसे प्रकार की थी। तो ध्यान दीजिए कि सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो राजा होता था न्याय का प्रशासन के अंदर। सबसे निचले स्तर जो होता था वहाँ पर जो ग्राम न्यायालय होते थे। वहाँ पर जो ग्रामीण नामक जो अधिकारी जो था वो निर्णय देता था कि कोई भी तरह का कोई अपराध करता या जो भी मुकदमा आता था उसके बारे में। अब ये जो सबसे नीचे का जो न्यायालय है ग्रामीण, इसके ऊपर कौन कौन से थे? तो संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर जो होता था न्यायालय वो था केंद्रीय न्यायालय। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय जो थे वो 2 प्रकार के थे। तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो न्यायालय जो थे सबसे नीचे वाले को और राजा वाले न्यायालय को छोड़ दें तो सभी 2 भागों में बंटे हुए थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। इन 2 भागों में बंटे हुए थे। अब धर्मस्थीय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो धर्मस्थीय न्यायालय जो है यहाँ जो निर्णय करते थे वो जो व्यक्ति जो थे वो 6 व्यक्ति थे। अब 6 लोग कौन कौन से थे? 3 तो कौन थे? जो धर्मशास्त्र में निपुण थे, यानी धार्मिक ग्रंथों के बहुत अधिक ज्ञाता जो लोग जो थे, ठीक है, जिनको धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता है, ये लोग होते थे। और 3 अमात्य होते थे, यानी 3 मंत्री होते थे, वो इसका कार्य करते थे। तो हमने क्या जानकारी प्राप्त की है कि धर्मस्थीय जो न्यायालय जो है यहाँ 6 व्यक्ति जो है निर्णय देते थे। 3 तो कौन व्यक्ति होते थे? जो धर्म के बारे में जानने वाले विशेषज्ञ होते थे और 3 अमात्य होते थे। धर्मस्थीय एक ही प्रकार का जो है दीवानी अदालत, आज की भाषा में जैसे दीवानी और फौजदारी अदालत होती है ना, तो दीवानी अदालत को जो है उसे धर्मस्थीय कहते हैं। चोरी, डाके, लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया है। अब आज की तरह साहस नहीं कि कोई बहुत बहादुर होता है उसे साहस कहते हैं। उस समय मौर्य काल में साहस किसे कहते थे? अगर मान लो प्रश्न आ जाए साहस किसे कहते हैं, तो चोरी, डाके व लूट के मामले जो होते थे उन्हें साहस कहा जाता था। ये भी कहाँ रखे जाते थे? धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। अगर कोई किसी को कुवचन यानी बुरे शब्द कहता है, मान हानि करता है, किसी का अपमान करता है, किसी के साथ मारपीट करता है, ऐसे मामले जो हैं ये भी धर्मस्थीय न्यायालय के अंदर ही लाए जाते थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? चोरी के मामले हो, डाके के मामले हो, लूट के मामले हो, मारपीट के मामले हो, ये सारे के सारे मामले जो है आज के दीवानी अदालत की तरह जो है धर्मस्थीय अदालत के अंदर आते थे। और धर्मस्थीय अदालत जो है इसमें 6 सदस्य होते थे। 3 जो है धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 जो थे अमात्य होते थे। और ये 6 मिलकर जो है निर्णय लेते थे। अब आगे ध्यान दीजिए कि जो मारपीट के जो मामले जो है ये भी धर्मस्थीय न्यायालय में लाए जाते थे। इनको क्या कहा जाता है? वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाते हैं। अगर हमारा छोटा सा प्रश्न आ जाए 1 नंबर का कि वाक पारुष्य किसे कहते हैं या दंड पारुष्य किसे कहते हैं,
तो हम ये लिखेंगे कि धर्मस्थलीय जो न्यायालय जो है वहाँ पर जो मारपीट के मामले होते थे उन्हें हम जो है वाकपारुष्य या दंडपारुष्य कहते हैं। दूसरा प्रकार का जो न्यायालय जो है वह है कंटक शोधन। अब इन्हें आज की भाषा में हम क्या कहते हैं, फौजदारी अदालत भी कहते हैं। अब इसमें भी ध्यान देना, जैसे उसमें 3 सदस्य प्लस 3 सदस्य थे, तो ये जो 3 जो थे ये अमात्य थे, इसमें भी 3 जो है ये अमात्य ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 जो थे वो कौन थे, व्यवहारिक थे, धर्मस्थ थे। लेकिन यहाँ 3 जो है ये प्रदेष्टि है, तो 3 सदस्य जो है प्रदेष्टि के हैं। 3 दोनों में कॉमन है, 3 इसमें भी 3 और इसमें भी 3 जो है अमात्य हैं। लेकिन ये आगे वाले जो 3 3 सदस्य हैं ये दोनों में अलग है। धर्मस्थलीय के अंदर जो 3 जो है ये धर्मस्थ या व्यवहारिक है, और इसके अंदर जो है कंटक शोधन के अंदर जो है ये प्रदेष्टि है। तो इसके अंदर भी 6 सदस्य मिलकर जो है निर्णय लेते हैं। तो 3 प्रदेष्टि है और 3 जो है अमात्य हैं। अब ध्यान दीजिए, नगर का जो न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। जनपद के जो न्यायाधीश होते थे उनको रज्जुक कहते थे। तो छोटे से प्रश्न आ सकता है कि व्यवहारिक महामात्र किसे कहते हैं, तो नगर न्यायाधीश को कहते हैं। राजुक किसे कहते हैं, तो जनपद के जो न्यायाधीश होते थे उनको हम राजुक कहते हैं। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग बताए गए हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि चाणक्य के अनुसार कानून के कितने अंग हैं, तो 4 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, धर्म है, व्यवहार है, चरित्र है और शासन है। तो आज हमने जो है मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसे अच्छे से 2-3 बार देखना और याद करना। धन्यवाद।